तो हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे से हम लोग जो आज कवर करने वाले हैं, आप तो थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग प्राचीन भारत कवर करने वाले हैं, प्राचीन भारत। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम लोग रीडिंग करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये लूसेंट का सामान्य ज्ञान रिवाइज के लिए ही होता है, ठीक है। और लेटेस्ट एडिशन का है ये, तो हम लोग रिवाइज ही करेंगे इसमें। तो भारत का इतिहास यहाँ से शुरू है और हम लोग पहला चैप्टर से श्री गणेश करते हैं, जो पहला पेज है वहाँ से। तो हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है और पढ़ना शुरू करते हैं, रिवीजन करना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए और आप लोग ही पढ़िए अगर पढ़ पा रहे हैं तो। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं हल्का सा, ताकि पढ़ने में सुविधा हो आप सभी को भी। थोड़ा वीडियो आपका लेंदी होगा, थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि पढ़ना है तो समझ के पढ़ना है। और अगर आपको बहुत तेज़ी से समझ में आता है तो आप अपना यूट्यूब में जा कर के, वहाँ सेटिंग में जा कर के अपना आप रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यानी भारतों का देश भारतवर्ष या और यहाँ के रहने वाले को भारतीय कहते हैं। तो भारत एक प्राचीन कबीले, उत्तर पश्चिम एशिया में रहने वाले लोगों का एक समूह, जो प्राचीन कबीले भरत यहाँ पर है का नाम था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी भरत शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आगे आते हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहा करते थे। जामुन वृक्षों का द्वीप, इसलिए जम्बू द्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। ईरानी जो है ईरान के, वो इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ के देखते हैं, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते हैं। यानी सिंधु नदी के नाम से इसको अगर प्रोनाउंस किया जाए तो वे लोग हिंदू प्रोनाउंस करते थे, हिंदू। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये पूरा पश्चिम में फैल गया। पश्चिम मतलब कहाँ? पश्चिम साइड, आप समझ रहे हैं, यूरोप साइड फैल गया और इसको पूरा क्या बोलते हैं, इसी नाम से जाना जाने लगा, एक नदी के नाम से। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी क्या कहते थे? इंदे, और अरब इसको हिंद, ठीक है। और ईरानी क्या कहते थे? हिंदू, ठीक है। सिंधु नदी के नाम से जोड़ के देखने लगा, इसलिए इसको हिंदू कहते हैं ईरानी, और यूनानी कहते हैं इंदे, जबकि यहाँ पर क्या है? अरबी कहते हैं इसे क्या? हिंद। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश का नाम क्या? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगा। क्या है? तो यूनानी भाषा में जो इंदे कहना शुरू हुआ था, उसी के आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया? इंदे से इंडिया, यानी कि यूनानी भाषा के इंदे से इंडिया बन गया। और यहाँ पर देखिए तो ईरानी भाषा हिंदू से, मतलब ईरानी भाषा में ईरानियों ने कहा था हिंदू, तो इसीलिए मध्यकाल में से हो गया था हिंदुस्तान। आगे आते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलने वाले राजे चक्रवर्तिन कहलाते थे। ये चक्रवर्तिन जो है ये, यानी कि यहाँ के जो राजा हुए वो अपने आप को ये उपाधि लगाते थे, चक्रवर्तिन। उत्तर में क्या है? उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी तक, पूर्व में
ब्रह्मपुत्र, और पश्चिम में क्या है, सिंधु पार तक अपना राज्य एकत्रित अपना राज्य समेटने वाले जो राजा थे वो चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी, 2 बार। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने यह कारनामा किया, ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया, मतलब दक्षिण के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारे देश में फैलाया। फिर ईसा के 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। कौन कौन किया ये काम? समुद्रगुप्त ने किया था, ठीक है, कि विजय पताका गंगा की नदी गंगा की घाटी से तमिल देश की छोर तक पहुंची। नोट में क्या है? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, और है काकेशायड और निग्रोयड, और क्या है? मंगोलायड। तो ये मंगोलायड, निग्रोयड, काकेशायड, पैलियो मेडिटेरेनियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ये जो है सो इस प्रकार के नस्ल के लोग हैं हमारे यहाँ, भारतीय जनसंख्या में मिश्रित हैं। आगे आते हैं। प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलारियस कब किया था? 1638, 1700, ये उनका डेट है, 1707। तो सबसे पहले 3 भागों में किसने बांटा? क्रिस्टोफ सेलारियस। आगे आते हैं। प्राचीन भारत। अब हम भारत के बारे में हम पढ़ लिए, जान लिए थोड़ा सा। अब आते हैं प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं, जो 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये भारत का इतिहास को बांटा गया है। अब हम भारत के इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास को हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं और हम लोग इसमें करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग फटाक से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक है धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। अब आगे आते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से को माना जाता है, ठीक है। इसका संकलन करता, ठीक है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरोक्ष्य मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर इन सभी 4 वेदों को एक बार में कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? संहिता, ठीक है। चलिए, तो संहिता कहा जाता है। अब आते हैं ऋग्वेद पर। किस पर? ऋग्वेद पर। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। टोटल कितने हैं? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। मतलब इसकी ऋचा जो भी ऋषि पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। क्या? आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास
एवं ईश्वर की महिमा के बारे में, ईश्वर की महिमा, इतिहास और राजनीतिक प्रणाली किसकी, आर्य के, जानकारी मिलती है वहाँ से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किस ऋग्वेद का तीसरा मंडल क्या है, विश्वामित्र द्वारा रचित क्या, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौन से, तो सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है किसमें, तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में क्या है जी, देवता सोम का उल्लेख। आगे आते हैं, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ऋचाओं को खिल, हाथ से लिखा हुआ ऋचाएं को क्या कहते हैं, खिल कहा जाता है। और वो किसमें है, 8वें मंडल में। आगे पढ़ते हैं, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति यानी नदी को स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो उसके गान करते हैं। सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त ब्राह्मण के सृजन एवं से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त यानी विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। अब सुनिए ध्यान से, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है। इसमें क्या क्या है, इसमें है नदी स्तुति, नदी को प्रशंसा करने के लिए, और पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, और क्या है, सूर्य सूक्त इसमें है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये पांचों है, तभी तो इतना बड़ा बंडल हो गया, 8वां मंडल है ना, सॉरी 10वां मंडल से जो सबसे बड़ा मंडल है। अब आगे आते हैं, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ठीक है, पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि इसमें है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, चातुर्वर्ण है। ठीक है, चातुर्वर्ण है इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 वर्ण है, जो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रम से कहाँ से, मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से। तो मुख से क्या है, ब्राह्मण, भुजाओं से क्या है, क्षत्रिय, वैश्य क्या है, जंघाओं से, और शूद्र क्या है, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट में क्या है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों के स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक, धर्मसूत्र, धर्म का मतलब ही काम से माना जाता है, सीधी सी बात है। इसलिए धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आगे आते हैं अब, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसका वध नहीं किया जा सकता तो क्या है, अघन्य। याद रखिए, कई कोई पूछते हैं ये वाला शब्द का संबंध गाय से है, तो गाय को अघन्य पशु कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है, किसमें, ऋग्वेद में। आगे आते हैं, ईसा पूर्व एवं ईस्वी की बात यहाँ पर जो है सो, तो ईसा पूर्व ईस्वी की बात आप जानते ही होंगे कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है सो अभी ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में चलती है, पता ही होगा आपको। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उससे 483 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, जबकि ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी, सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है एडी। ठीक है, और लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी दिखाया जाता है। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो चलिए अब आगे आते हैं, इसको जल्द दिमाग नहीं लगाते हैं, वापस आते हैं ऋग्वेद पर ही। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत
क्या है? ऋग्वेद है। आपको पता होगा वामन, जब विष्णु जी वामन अवतार लिए तो 3 पग में अपना पूरा ब्रह्मांड सृष्टि सब नाप दिए थे, उसी का यहाँ पर दिया हुआ, उसी के बारे में। वामन अवतार क्या है? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र, याद रखिएगा, वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। उपेंद्र के नाम से वामन भगवान को, वामन क्या है? तो ये मानव रूप में श्री हरि के अवतार हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में ये इंद्र के लिए कितना? 250, जबकि यहाँ अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, प्राचीन इतिहास के बारे में, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, मतलब उसके बाद शतपथ ब्राह्मण को ही प्रमुख रूप से माना जाता है। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया है। और ये कहाँ है रखा हुआ जी? तो ये है पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है ये रखा हुआ। ठीक है, जाना पड़ेगा देखने के लिए। चलिए आगे आते हैं। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। एक तो निपटा दिए हम लोग ऋग्वेद। यजुर्वेद में क्या है? सस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसका पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, अथर्वयु किसको कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को। ठीक है, और सस्वर का मतलब है सूर्ययुक्त। ठीक है, अब आगे आते हैं फटाक से। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये गद्य में भी है और पद में भी है। ठीक है, आगे आते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान, याद रखिएगा। क्या है? गान। तो इसको गाया जाने वाला भी वेद कह सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री, क्या है जी? ये है उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 यानी 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसको? सामवेद को। नोट में क्या है? यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है किसमें? यजुर्वेद तथा सामवेद में। ठीक है, आगे आते हैं। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट प्रकार का ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद पर। 3 हम लोग निपटा चुके हैं। अथर्व ऋषि द्वारा, किसके द्वारा? अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद, ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्राह्मणत्व प्रतिपादन, ये इतना है। इसका याद मत कीजिए, जानिए मत, भूल जाइएगा सब कुछ। इसे ब्रह्मवेद, ठीक है। अथर्वगणिरस वेद और भीष्ग वेद और क्षेत्र वेद, ठीक है, जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, ब्रह्मवेद, ठीक है, अथर्वगणिस वेद,
उसके बाद क्या है, भिष्क वेद और क्षेत्र वेद के नाम से जाना जाता है। याद ज़्यादा रखिएगा क्या, ब्रह्मवेद। ठीक है, अब आगे आते हैं, जैसे नामों से जाना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्ट के सभी अंगों का वर्णन है। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है इसमें। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में, 20 कांड थे इसमें, 20 कांड मतलब 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रीय भावना का। ठीक है, अब क्या है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राणे गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, मतलब अच्छा समृद्ध था। चलिए आगे आते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कई भूले भटके पूछ लेते हैं। सभा और समिति को किसकी पुत्रियां को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कौन सी? शाकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 में, एक है क्या, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यनंदी और काण्व्य शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं क्या है? काटक, याद रखिएगा इसको, ये पूछेंगे इसलिए लाल करके यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कानिष्ठल, मैत्रियाणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, राणानीय एवं जैमिनीय या तवलकार सामवेद की शाखाएं हैं। इतना याद रखना है नहीं, सिर्फ पढ़ के निपटाते हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिसके नाम हैं पैपलाद, तौंद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और कौन सा? चारण वेद। इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। हमारे पास जो उपलब्ध कौन सा है वो है शौनक संहिता। ठीक है, पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। पैपलाद भी उपलब्ध है लेकिन अपूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत होगा। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाएं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है, बहुत सारा उपलब्ध नहीं है। तो ये शाकल शाखा का था ये सारा। ठीक है, आगे आते हैं फटाक से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है।
इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है सारणी में, ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय एवं कौशिकी। और क्या है, यजुर्वेद, तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है जी, पंचविश। अथर्ववेद का कौन सा है, गौपथ। ठीक है, शतपथ किसका है, शतपथ किसका है, यजुर्वेद का, और अथर्ववेद का है गौपथ। सामवेद का है पंचविश और ऋग्वेद का है ऐतरेय और कौशिकी। अब आगे आते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें, शतपथ में। गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि का वर्णन। अब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। किसमें, आरण्यक में कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया, लेकिन इसकी संख्या कितनी है जी, 108। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। किसमें, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब कि स्त्री को जुआ और शराब के जैसा तीसरा मुख्य दोष बताया गया है पुरुषों के लिए। ठीक है, और ये किस में है, मैत्रेयणी संहिता में, याद रखिएगा जिसको। आगे आते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें, अर्धांगिनी कहा गया है। अब आगे आते हैं। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति, ठीक है, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। आगे आते हैं अब वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांग ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 है, वेदों की संख्या 4 है। तो जो है सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ है नहीं याद करने के लिए।
पर याद रखिएगा इसको। तो शिक्षा क्या है? शुद्ध आचरण शास्त्र है। कल्प में क्या है? कर्मकांडीय विधि है। निरुक्त में क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। और बाकी यहाँ पर क्या? व्याकरण, छंद और ज्योतिष। आगे आते पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। और सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। ठीक है। कल्पसूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? श्रौत सूत्र यज्ञ विधि, गृह सूत्र गृहस्थ धर्म, धर्म सूत्र धार्मिक आचार, शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदियों की ज्यामितियाँ। आगे आते हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। कल्पसूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ठीक है। आगे आते हैं। प्रमुख सूत्रकार हैं कौन? गौतम, ये धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, और क्या है? आपस्तंभ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, और ये क्या है? सांख्यायन धर्म सूत्र, अश्वलायन गृह सूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पाणिनि व्याकरण सूत्र और अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। याद रखिएगा, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। और वेदांग 6 वेदांग है, ये याद रखना होगा। और यहाँ पर क्या है? कल्पसूत्र वेदांग में कल्प नाम से संबंधित यहाँ पर जो कुछ ग्रंथ है वो क्या है? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। आगे बढ़ते हैं, पुराणों की ओर आते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। यानी कि 18 हैं, लेकिन 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। और वो 5 क्या है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष। ठीक है, पुराण। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है? विष्णु पुराण मौर्य वंश के काल में, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। ठीक। अब आगे आते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है। अब बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। यहाँ लिखा हुआ नोट में क्या? उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई। अब आते हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य में। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का किसमें है पहले वर्णित कहानी? वो है जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी। ठीक है, चलिए। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा
कथावत्थु। पाली भाषा में ये है कथावत्थु, लेकिन इसको बोलते हैं कथावस्तु। ठीक है, आगे आते हैं। संस्कृत में क्या है? कथावस्तु है। पाली में क्या है? कथावत्थु है। ठीक है, और ये क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। आगे आते हैं। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोग्गलीपुत्र तिस ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और यहाँ पर क्या है? जातक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ लिखी हुई है। ठीक है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगे आते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। हम लोग पढ़े थे कल्पसूत्र, शूल्बसूत्र, वो सब। तो यहाँ पर कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं। इसमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे पढ़ते हैं। नोट: जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं के नाम हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यह एक विधि ग्रंथ है। विधि मतलब लॉ वाला ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। यानी संस्कृत इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं को पहली बार क्रमबद्ध लिखने का किसको कहा गया है? कलहन। ठीक है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। यानी कि कश्मीर से रिलेटेड या कश्मीर का वर्णन या कश्मीर के शासकों का वर्णन जो है सो राजतरंगिणी में मिलता है, और ये लिखा गया है कलहन के द्वारा। ठीक है, और इसमें 8 सर्ग है जो तरंगों की संज्ञा दी गई है। अब है अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा। अरबों की सिंध विजय का जो वृतांत है वो चचनामा। किसमें जी? चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासन काल में इसका फारसी अनुवाद किसने किया था जी? चचनामा का फारसी अनुवाद किया था नसरुद्दीन किसके शासन काल में हुआ था? नसरुद्दीन कुबाचा के शासन काल में किसने किया था? अली बिन अबू बकर कूफी, बहुत लंबा नाम है, जैसे याद या हो जाएगा, ने किया था। अली बिन अबू बकर कूफी। इसके बाद मिर्जा कालिच बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। अंग्रेजी और सिंधी में अनुवाद करने वाले हैं कालिच बेग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वृतांत चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, लेकिन फारसी में अनुवाद किया गया 1226 ईस्वी में। वो क्या? नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी और कालिच बेग ने क्या किया? अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। अब यहाँ आते हैं अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसके लेखक है महर्षि पाणिनि जी।
इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अष्ट अध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है अष्ट अध्यायी में। फिर से आगे आते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषीय ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है जी? ज्योतिषीय ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य में शुंगों की इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या है? यूनानी रोमन लेखक सबसे पहले टेसियस। और देखिए याद रखिएगा, जो विदेशी यात्रियों और जो लेखक हैं उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे रेलवे का हो या एसएससी का हो। ठीक। यह ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का था जी? ईरान। टेसियस ईरान का राजवैद्य। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ज़्यादा विश्वास लायक नहीं है, लेकिन ये ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसे इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है। हिस्टोरिका में है, जो कौन? हेरोडोटस ने किया है भारत और ईरान के संबंध का वर्णन। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, सुना सुनाया है। आगे आते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस और क्या है? अनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस। निर्याकस, अनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं ये निर्याकस है, अनेसिक्रटस है और अरिस्टोबुलस है। इतना सारा कसकस है भाई। चलो ठीक है, अब आगे आते हैं। चौथा है क्या? मेगास्थनीज। ठीक है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, उसका नाम था मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इंडिका इसका पुस्तक है और किसके बारे में लिखा है? मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय के बारे में लिखा है। उसके बाद है डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस। यह सीरियन नरेश मानी सीरिया का जो राजा था उसका आंतियोकस का राजदूत था। ये आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। मौर्य युग में पहली बार यहाँ बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। और ये किसका राजदूत था जी? आंतियोकस का। फिर मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था जी? ये ये किसके इसमें आया था? शासनकाल में जी? तो मौर्य युगीन शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। ये अशोक के राज दरबार में आया था कौन? डायोनीसियस। ठीक है। आगे टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी ने। टॉलमी जी, बहुत टॉलमी। चलिए, प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी जी? प्लिनी। भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी। ठीक है। और डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के। ठीक है। और ये किसका राजदूत था? तो ये था टॉलमी फिलेडेल्फस। चलिए आगे आते हैं, अब बहुत हो गया। पुस्तक लिखी। अब क्या है? नेचुरल हिस्ट्री में क्या है? भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब आगे आते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, किसने लिखा पता नहीं। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, 80 ईस्वी में। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। मतलब इस पुस्तक से पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, मतलब सी मतलब समुद्र, तो वहाँ के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं चीनी लेखक के पास। तो चीनी लेखक में पहला है फाहियान। तो फाहियान क्या, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। 14 वर्षों तक भारत में रहने वाला फाहियान चीन से आया था और कहाँ, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। यह सनयुगन ये चीन से है। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। प्रतियां होनी चाहिए, चलिए ठीक है। आगे आते हैं। हेनसांग, बहुत ही क्या बोलते हो इसको, हाई-रेटेड है ये हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य के कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। कौन? ये हेनसांग। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। तो ये धर्म का एंगल हटाइए पहले, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हेनसांग जो आया था बौद्ध धर्म के प्रति और प्राप्तियां जो थी उसको ले जाने के लिए आया था। इसका जो वृत्तांत है वो सीयू की नामक पुस्तक में है। और उसके बाद फिर क्या है, 15 वर्षों तक रहा था और ये क्या है 645 ईसा पूर्व में ये लौट गया। आया था कब जी? 629 ईसा पूर्व में। आगे आते हैं। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। याद रखिएगा, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे जी? वीसी कौन था? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बौद्ध दर्शन के लिए। आगे आते हैं इत्सिंग, यह भी चीन से है महाशय। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे आते हैं। अरबी लेखक में अब कौन कौन शुमार है जी? तो है अरबी लेखक में अलबरूनी, ये बहुत ही हाइटेड है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ आने वाला भारत कौन है जी? अलबरूनी। आगे आते हैं। अलबरूनी ख्वारिज़म या खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, ये जगह का नाम है, जो अभी तुर्कमेनिस्तान जगह है वहाँ का रहने वाला था। और उस वक्त क्या बोलते थे? ख्वारिज़म या खीव। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, ये अरबी में लिखा हुआ है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। भारत की खोज एक तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और दूसरी लिखी तहकीक ए हिंद। ये कौन है जी अरबी में लिखने वाला? ये है हमारा अलबरूनी। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। मतलब नापतोल सब बता दिया इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अलबरूनी के पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में भारत की खोज में इतनी सारी विषय के बारे में लिखा हुआ है। अब एक और आते हैं इब्न बतूता, ये है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है,
14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर 1333 में पहुंचा 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। यानी कि दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया कौन? मुहम्मद बिन तुगलक ने। रेहला बुक लिखा और इब्न बतूता है, ठीक है। और एक किताब उल हिंद और किसने लिखा जी? अल-बरूनी। इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। अब आगे आते हैं, अब अन्य लेखक में आते हैं। तो एक है जी अन्य लेखक में तारानाथ। ये कभी कभार पूछ लेते हैं क्योंकि यह एक तिब्बती लेखक हैं। इसने कंग्यूर और तंग्यूरी, याद रखिएगा, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? तारानाथ ने। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इससे। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फिर से आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। अब क्या है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है जी? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेज, वाल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। तो ये पुरातत्व के उत्खनन से संबंधित है, याद रखिएगा। ये सब उत्खनन किए हैं बहुत सारा, जहाँ तहाँ खोद दिए। आगे आते हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। ये लग रहा है सब महाराष्ट्र में जगह है। आगे पढ़ते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई, एशिया माइनर, ये याद रखिएगा, बोगाजकोई, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं, ठीक है। बोगाजकोई से अभिलेख है, बोगाजकोई, ठीक है। एशिया माइनर में जगह है, वहाँ से मिला है ये। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस शुंग वंश का राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। होलियोडोरस क्या है जी? शुंग वंश के राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। तो ये वैष्णव संप्रदाय जो भागवत धर्म है उसको विकसित होने का प्रमाण मिलता है तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित क्या है, ये होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से लेख से प्राप्त है। आगे आते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र किसमें जी? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और यह पुरातत्व साक्ष्य है जो खुदाई से मिला है, जो शिलाओं में, गुफाओं में लिखा हुआ है। आगे आते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। एरन अभिलेख सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है सो एरन अभिलेख से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। महिला, क्योंकि मैटर है महिला का, ऐसे भी हाई मैटर हो जाता है महिला को लेकर के। तो सती प्रथा जो उसका क्या बोलते हैं साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख में। आगे आते हैं। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर किया गया है। तो उनके अभिलेखों के आधार पर ही उसका इतिहास लिखा गया, किसका? सातवाहन राजाओं का इतिहास। रेशम बुनकर की श्रेणियों
रेशम बुनकर की श्रेणियों मतलब व्यापारी लोग, ठीक है, श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम बहुत फेमस है, से गर्तावास, यहाँ पर लिखना चाहिए से गर्तावास का पता का साक्ष्य मिलता है। गड्ढा घर, गर्तावास, गर्त में जिसका आवास है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। आगे आते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं, ठीक है। आगे, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है जी। आहत सिक्के प्राचीनतम सिक्के को कहा जाता है। इसी को साहित्यों में कासार्पण क्या है जी, कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, सर्वप्रथम किया ये काम। अब महत्वपूर्ण उल्लेख कौन कहाँ से क्या मिल रहा है, शासक क्या है, ये अब थोड़ा देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख जिस पर तिथि नहीं लिखा हुआ है। कलिंग राजा खारवेल के मतलब शासक का मिलता है पता। जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है रुद्रदामन प्रथम का। नासिक अभिलेख क्या है, गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख से क्या है, समुद्रगुप्त, प्रयाग से समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख से क्या है, पुलकेशिन, एहोल से पुलकेशिन। मंदसौर अभिलेख से मालवा, मंदसौर से मालवा नरेश और क्या है, यशोवर्धन। चलिए, ग्वालियर अभिलेख से क्या है, प्रतिहार नरेश भोज के बारे में कहा, ग्वालियर अभिलेख से मिलता है भोज के बारे में। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से क्या है जी, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है स्कंदगुप्त के बारे में। देवपाड़ा अभिलेख से क्या है, बंगाल पाड़ा, देखिए ना बंगाली नाम है ऐसे भी। देवपाड़ा अभिलेख क्या है, बंगाल शासक विजय सेन। अब आगे आते हैं। जो स्टार लगा हुआ, स्टार किसमें लगा, रुद्रदामन प्रथम में स्टार लगा, तो उसके बारे में क्या है, इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया गया है। रुद्रदामन प्रथम को संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अब आते हैं इस पर आगे क्या है, अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी इपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी अध्ययन कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। पुरालिपि शास्त्र, दूसरे पुराने दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यकाल में संग्रहित है। आरंभिक, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। आरंभिक अभिलेख क्या है, ये प्राकृत भाषा में। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सकते। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलने वाले सबसे पुरानी अभिलेख माने जाते हैं जो पढ़ा नहीं जा सका। आगे आते हैं क्या, अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी से होने लगा। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्शनम क्या है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। मौर्योत्तर और गुप्तकाल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। बाप रे। आगे आते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्या पता सिर्फ ऐसे ही छू लिया होगा और छाप दिया कोई, लेकिन ठीक है। अरिकमेडु पुडुचेरी में के निकट है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, इस पूछते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चन ये। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे आते हैं।
सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। तो सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा से, मलाया से, कंबोडिया से और जावा से स्थापित हुआ है। आगे आते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल अब क्या है? इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास, प्री हिस्टोरी, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री, 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन किस में किया गया? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री और आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, और यहाँ पर क्या है? इतिहास हिस्ट्री में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है किसी घटना के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलक्ष्य लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब लिख तो दिया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, तो उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आगे क्या है? मानव के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब यहाँ पर आगे आते हैं, एक यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या, संस्कृति, मालवा संस्कृति के काला तथा लाल बर्तन कैसे हैं जी? मालवा संस्कृति के बर्तन कैसे हैं? काला लाल। बुर्जहोम में क्या है? बुर्जहोम संस्कृति में क्या है? धूसर बर्तन पाए गए हैं। जोखे, आई थिंक जोरबे होना चाहिए यहाँ पर। जोरबे संस्कृति में क्या है जी? लाल बर्तन पाया गया है। दक्षिण नवपाषाण में क्या है जी? संस्कृति में क्या है? चमकीला धूसर। पूर्वी नवपाषाण में क्या है? भूरा लाल। आगे आते हैं ज्ञानी मानव, बाप रे, होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। यानी 30-40 हजार वर्ष से पहले जो लोग ज्ञानी नहीं थे। हटाइए इसको। नाम एवं तिथियां। पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले, पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। यानी 20 लाख पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान शुरू हुई है। अब आगे आते हैं मध्य पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। यानी कि 2,000 वर्ष का इसमें जो है सो पीरियड है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। लकड़ियों के कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अब नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पहले से होती है। तो नवपाषाण काल क्या है? इसकी शुरुआत क्या है जी? 10,000 वर्ष पहले से होती है। यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले हुई है। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले हुई है। नवपाषाण काल का प्रारंभ क्या ये है? मध्य पाषाण काल का पीरियड क्या है? 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक है। मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले यानी कि नवपाषाण काल में ही हुआ है ये। चलिए आगे आते हैं। नवपाषाण काल की शुरुआत जो है 10,000 वर्ष पहले हुई है। ठीक है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में
वह पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। आग कब मिला जी? पूरा पाषाण काल में ही मिल गया। पहिया कब बना जी? नवपाषाण काल में। याद रखिएगा, पूछा जाता है। पहिया बना है नवपाषाण काल में, आग क्या है? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग है, नवपाषाण काल में क्या है जी? पहिया है। पूरा पाषाणिक पुरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ये पूरा पाषाणिक काल के पुरा स्थल जो है सो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अब आगे आते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले किसको बनाया पालतू जी? कुत्ता को बनाया। अब आगे आते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले तांबा, लोहा भी नहीं, तांबा। मनुष्य ने सबसे प्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम से मिला है कुल्हाड़ी, और ये जो है सो दक्षिण में, साउथ में है। ठीक है, तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पहले, कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पहले वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ है 8000 वर्ष पहले। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक तथा मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। गेहूं एवं जौ थी। गेहूं पहली फसल, जौ बाद की फसल। अच्छा, मेरे पास गेहूं है, मतलब बहुत पुराना खाना मैं खा रहा हूँ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। ठीक है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। तो फिर उगा क्यों रहा था भाई? उगा के छोड़ दिया क्या उपजा करके? चलो आगे आते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब कोल्डिहवा यानी उत्तर प्रदेश में है ये, का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ में मृतक के साथ उसकी बकरी को भी। जाओ भैया। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये थोड़ा ओवररेटेड है, इसको याद रख लीजिएगा। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। और क्या है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत की पुरापाषाणकालिक औजारों की खोज की थी। अब आगे आते हैं। अच्छा, इसमें पढ़ लेते हैं। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर से बने हुए, नाम ये प्रस्तर युग, अब क्या ही बोलेंगे। आगे आते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी माइक्रोलिथ खोज निकाले। किसने निकाले खोज भाई? तो C.L. कार्लाइकल, नाम भी बहुत भयानक है। C.L. कार्लाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा है। भारत में मानव अस्थि पंजर मतलब कि हड्डी, जो भी स्केल्टन, मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से लगभग हुआ है। मानव में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। असम का श्वेतभू गिवन, बाप रे, असम का श्वेतभू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानभाव कपि है। मानव भाव जैसा कपि है। कपि माने आप कपि समझ गए होंगे।
परमाणु जैसा होता है। श्वेतभू गिबन। अब यहाँ पर इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक युग की एक, ताम्रपाषाण युग को ही कहते हैं चालकोलिथिक युग, चालकोलिथिक ये इंग्लिश में है, युग की एक बड़ी बस्ती है इनाम गांव। इनाम गांव क्या है? ताम्रपाषाण कालीन है, चालकोलिथिक एज के गांव है, ठीक है, बस्ती है। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। जॉर्वे संस्कृति का संबंध भी ताम्रपाषाण युग से ही है, ठीक है। आगे आते हैं। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी क्या? भारत में शैल चित्रों की खोज, ठीक है। आगे आते हैं। आई थिंक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखिए ना, CL, अच्छा ये कार्लाइल, ये दूसरा है 67 में। आगे आते हैं। भीमबेटका, यहाँ लिखा हुआ भीमबेटका, चलो ठीक है, मान लेते हैं, दोनों सही है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। आवासीय पुरास्थल है मतलब लोग रहते थे, और ये क्या? पूरा पाषाणिक, ठीक है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है इन चित्रों, जो चित्र हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लाहगंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिण किनारे के अंदर स्थित है। इतना डिटेल नहीं देना चाहिए था भाई, चलो ठीक है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, हाँ ये याद रखने की चीज़ है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। कब हुई थी? 1957 से 58 में, यानी आज़ादी के बाद ही हुआ है, ठीक है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व संरक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है, करना ही पड़ेगा। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है, ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है सो नर्मदा घाटी में मिला है। आगे नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी क्या है? रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। समझ लीजिए अभी आप, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। चलिए ठीक है। रेडियो कार्बन C14, यहाँ पर क्या सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम कदम रख रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा वर्ष पूर्व से 1700 ईसा वर्ष पूर्व मानी जाती है या मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। आगे आते हैं। नई NCERT के यहाँ पर पढ़िए, नई NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया। 1300 ईसा पूर्व तक, 3300 ईसा पूर्व तक, ये NCERT कहता है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। शहरी चरण जो है सो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व। मुख्य शहरी यानी परिपक्व शहरी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल भी है भैया, तो 1300 ईसा पूर्व देखिए ना, पर कहीं ना कहीं ये वैदिक सभ्यता जो है सो, वैदिक काल जो है सो इन्फ्यूज कर रहा है। चलिए उतना नहीं पढ़ना, आगे आते हैं, पढ़ लेंगे जो भी रहेगा इसमें। नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन C14
की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी, यानी कार्बन डेटिंग का जो उपयोग करते हैं वो वी.एफ. लीवी द्वारा 1946 में हुई है। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। चलिए आगे आते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन कहा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे यह निवासी। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने, मतलब 1924 में जो उस वक्त थे महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे 1924 में तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। मतलब बोल दिया कि हाँ हमको मिला है, एक सभ्यता मिला है। ये सर जॉन मार्शल ने की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व दार्शक, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी, सबसे पश्चिम में पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान में पड़ता है, जो सुतका गेंडोर। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में पड़ता है। और उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर, ठीक है। वह दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका चौहद्दी जान लीजिए। यहाँ पर क्या है, पश्चिम में क्या है जी, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। पूरब में क्या है जी, पूरब में है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश मेरठ में। उत्तर में है आपका मांदा जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है, दायमाबाद, ठीक है, वो दक्षिण में है। ये इसका चौहद्दी है। आगे आते हैं। अब दक्षिण में कौन है जी, दायमाबाद। और उत्तर में कौन है, जम्मू कश्मीर। सुतका गेंडोर है बलूचिस्तान पश्चिम में। और पूरब में कौन पड़ता है, आलमगीरपुर। आगे आते हैं। नोट, अच्छा एक चीज़ और रह गया यहाँ पर हम लोग को। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और ये 6 बड़े जो नगर थे, एक्चुअली महानगर थे, वो कौन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और क्या है, गढ़वारी वाला। उसके बाद क्या है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। ये 6 शहर है। कौन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला और राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु नदी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ये धौलावीरा की बात हो रही है और 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है यूनेस्को ने धौलावीरा पहली सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसको विश्व विरासत स्थल में 2019 में यूनेस्को ने सम्मिलित किया। आगे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है स्वतंत्रता पाने के बाद। भाई नरेंद्र मोदी तो वहीं के है ना, खैर से कोई मतलब नहीं है। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के पर बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की। सूरजभान ने राखीगढ़ी की खोज की और यह हरियाणा में हिसार जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो बड़ा होगा लेकिन भारत में जो बड़ा है वो है राखीगढ़ी। ठीक, आगे आते हैं। लोथल एवं सुतकोतदा। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुतकोतदा। आगे आते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। कहाँ से जी, कालीबंगन से खेत जुता हुआ और नक्काशीदार ईंटा, मतलब खेत मिला, मिट्टी मिला और नक्काशीदार ईंटा बना दिया। चलिए ठीक है आगे।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, ये तो बहुत फेमस है भैया, ये पूछेगा भी नहीं, इतना फेमस हो चुका है। सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, जिससे मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा, मतलब 6.5 फुट गहरा हो गया है जी, 21 मीटर चौड़ा हो गया जी, और यहाँ पर 33 मीटर लंबा हो गया है। इस स्नाना कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे भैया कपड़े बदलने के लिए, भाई नहा वहाँ के। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब देखिए ना भैया, 33 लगभग कितना 35 मीटर लंबा है, 21 मीटर चौड़ा है, सॉरी 35 फुट लंबा है, 21 फुट चौड़ा है, और यहाँ पर 6.5 फुट गहरा है भैया। ये तो भाई पूरा स्विमिंग पूल हो गया। चलिए आगे आते हैं। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड। कालीबंगन में क्या जी, जुते हुए खेत और क्या है, नक्काशीदार ईंटें भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। अब आगे आते हैं फटाक से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंग वाला पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त हड़प्पा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की मोहरों पर, ठीक है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर पर है, एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, यानी उसको प्रकृति की देवी भी कह सकते हैं ये लोग, कह दिए होंगे, कहे हैं। मनके बनाने की कारखाने, मनके मतलब मोती जैसा, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ो में मिले हैं। लोथल एवं चनहूदड़ो में मिले हैं मनके बनाने के कारखाने, चनहूदड़ो, बाप रे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता पहली सभ्यता थी जो लेखन कला को अपनाया था, ठीक है, विकसित किया था बेसिकली। सिंधु सभ्यता के लोगों में नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो वहाँ के लोग क्या है, ग्रिड पद्धति की अपनाया घरों और नगरों को बनाने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती है, जिधर खोले भैया। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर केवल लोथल नगर में ही घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती है, ठीक है, और बाकी लोग क्या है, घर के पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। तो भैया जो पिछवाड़े की ओर खुल रहा था वो बढ़िया है। अब लोथल नगर का थोड़ा सा लोग अजीब होगा, झगड़ा करने में एक्सपर्ट होगा भैया, तो सब खिड़की खोल दिया है इधर ही रोड के तरफ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। सिंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, करना ही पड़ेगा, गन्ना तो उगा नहीं सकते ये लोग। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर मिट्टी से बने हल खेत जोतने वाला हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई, अच्छा घोड़े का अस्थि पंजर मिल चुका है ना। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, तभी तो बोलते हैं 16 आना। चलिए, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, संभवतः,
क्या ही कहा जाए अब इसको। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं इसको, क्या है ये। हाँ, यहाँ उत्खनन करता है, प्रमुख स्थल है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो फटाफट एक ग्लैंस में हम लोग देख लेते हैं, और वो क्या है। हड़प्पा जो स्थल है वो रावी के किनारे है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों सिंधु के नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर के पास है, और कोटदीजी सिंधु के पास है। रंगपुर मादर के पास है। रोपड़ सतलज। लोथल भोगवा नदी के पास है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है। सुतका गंडोर दाशक नदी के पास है। बनमाली रंगोई नदी के पास है। धौलावीरा लूनी, तो सब कुछ नहीं पढ़ना होगा। दैमाबाद प्रवरा, राखीगढ़ी घग्गर, ठीक है। सुरकोटड़ा ये है सुतकोतदा। अब ये है हड़प्पा जो है सो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो भी क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है, और उसका साहिवाल में है क्या, हड़प्पा। अब चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला। अब यहाँ है कोटदीजी जो है जो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। गुजरात का कठियावाड़ में रंगपुर है, और गुजरात का अहमदाबाद ज़िला में है लोथल जी। लोथल गुजरात में, याद रखिएगा। और बनमाली जो हरियाणा का हिसार ज़िला में है। और क्या है, दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। मांडा चिनाव नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में मांडा, बढ़िया नाम है। और क्या है, मिताथल, ये नाम ही ऐसा कि पूछेगा ही नहीं, हटाइए। खोजकर्ता के यहाँ नाम है कुछ कुछ। हड़प्पा की खोज करता है दयाराम सहाय। मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। चनहुदड़ो का मैके। और क्या है, कालीबंगन का अमलानंद घोष और वीके थापर। फिर फजल अहमद ने किया है कोटदीजी का खोज। रंगपुर का, अच्छा रंगपुर का रंगनाथ राव, क्या बात है, अपना नाम पे तो नहीं रख दिया इनने। रंगपुर का रंगनाथ राव। और उसके बाद क्या है जी, रोपड़ का है यज्ञदत्त शर्मा। और क्या है, यज्ञदत्त शर्मा एक और। आलमगीरपुर का, रोपड़ का, दोनों का खोज किया है, आलमगीरपुर और इसका रोपड़। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब सैंधव सभ्यता के लोग हाँ, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियाँ, दो पहिया भी है, हाँ, 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियाँ या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक मतलब व्यवसाय करने वाला वर्ग के हाथों में था। अब क्या है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। एक विस्तृत साम्राज्य की मतलब 2 राजधानी, जुड़वा राजधानी कहा है किसने, पिग्गट ने। पिग्गट होगा कोई महान आदमी, वो कह लिया, हम लोग मान लिए भाई। पश्चिम के लोग तो कह दें तो इंडिया वाला कुछ भी मान ले। आगे आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती पर उर्वरा की देवी कही सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, आज भी करते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। बहुत बढ़िया। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं जो मिलते थे, जो आयात होता था वो, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और क्या है ईरान, टीन अफगानिस्तान और ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द लिखा हुआ है, हटाइए, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। ये प्रदेश हैं और ये है आयातित वस्तुएं। यहाँ से क्या क्या आयात किए जाते थे, मतलब विदेशी व्यापार क्या क्या था वो है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या बात है भाई, स्वास्तिक चिन्ह हमें क्या है, ये सिंधु सभ्यता की देन है। यह
इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिर मिला ही नहीं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, आज भी पूजा जाता है इसको, नंदी जैसे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति अधिक मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि अधिक मूर्ति मिली है स्त्रियों की। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। बढ़िया बात है भाई, आज भी करते हैं। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ये चौपड़ पासा जो शकुनी मामा खेलते थे, बाकी सब तो राजा वाला काम है, शिकार करना और ये पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना आज भी होते हैं गाँव में। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बहुत बढ़िया। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिनका निचला नगर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। मतलब निचला नगर भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। और ये हड़प्पा कालीन स्थल वो कहाँ है? कालीबंगन ही एकमात्र था वैसा। कालीबंगन जहाँ से क्या बोलते हैं कि हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। अब जुते हुए खेत के साक्ष्य में मतलब क्या, वहाँ के लोग कृषि करते थे, ठीक है। और वहाँ सामान्य लोग भी क्या है, किला बना लिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो क्या बोलते हैं, सर्वहारा के हाथ में भावर आ रहा है धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, बेंगल, देख रहे हैं, काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के बारे में प्रमाण मिलते हैं। आगे आते हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। क्या बात है। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, गाड़ना भी जलाना भी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधि मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश की संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़ के कारण सैंधव सभ्यता मतलब वो चला गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। बहुत बढ़िया जानकारी है, लेकिन पूछा जाएगा नहीं। आगे आते हैं वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों ऋग वैद काल। एक काम करते हैं, आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं और हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, अगला लाइव क्लास जब भी होगा, आज कल परसों जब भी हो, हम वहाँ से शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।